नमस्कार साथियों, अतुल ज्ञान चैनल जीएस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप का पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इस पार्ट 2 में आपको एशिया महाद्वीप के झीलें, पर्वत, पठार, नदियां और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक आपके रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी एग्जाम आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अब एशिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, इसके प्रमुख स्थानों। ये रहा हमारा प्यारा एशिया महाद्वीप। और यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ हमारा एक आपकी झील है जिसका नाम है बैकाल झील, जो रूस में है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले आपसे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील। कहाँ है? रूस में। एक और झील है आपकी कैस्पियन सागर झील। यह विश्व की सबसे बड़ी झील। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। एक और आपकी यहाँ पास अरब सागर है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसकी सीमा से लगते हैं। यहाँ आपका मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, अरब मरुस्थल। एक और मरुस्थल है आपका दाश्त ए काबिल मरुस्थल, ईरान में। एक और मरुस्थल है आपका तकला मकान मरुस्थल, चीन में। एक और मरुस्थल है आपका गोबी का मरुस्थल, यह मंगोलिया और चीन दोनों में के बीच में है। यह एशिया का दूसरा नंबर बड़ा मरुस्थल है। यहाँ आपका मलक्का स्ट्रेट है। यह मंगोलिया और सुमात्रा के बीच में है। व्यापार की जहाज़ें इसी स्ट्रेट से होकर के जाती हैं। ये जो मलक्का स्ट्रेट है तो व्यापार की जो जहाज़ें होती हैं इसी स्ट्रेट से होकर के गुजरती हैं। यहाँ की जो जहाज़ें आती हैं, व्यापारिक जहाज़ें, इस रास्ते से होकर गुजरती हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा मलक्का जल संधि किनको अलग करता है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। यहाँ पास आपकी बलकाश झील है जो कहाँ, कजाकिस्तान में है। और एक और आपकी झील है इसिक कुल झील, यह किर्गिस्तान में है। आइए हम एशिया महाद्वीप के नदियों के बारे में बात करते हैं। हमारा प्यारा एशिया महाद्वीप, यहाँ से एक नदी निकलती है ताज नदी और अपना जल गिराती है आर्कटिक महासागर में। एक और नदी निकलती है यहाँ से बैकाल झील से, और इस नदी में एक और नदी निकलती है जिसका नाम है अल्दान। जब ये अल्दान नदी बैकाल झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लीना नदी, और लीना नदी में एक नदी और बाकी मिलती है आपकी अल्दान नदी, जो लीना नदी की सहायक नदी है। ये अपना जल कहाँ गिराती है? ये अपना जल आर्कटिक महासागर में गिराती है। ये आपका मंगोलिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमूर नदी। यह रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है और अपना जल ओखोत्स्क सागर में गिरा देती है। यह आपका चीन, पश्चिमी चीन में एक बायाहार पर्वत किहाई झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हवांगो नदी। यह इसे पीली नदी भी कहा जाता है और यह अपना जल पीला सागर में गिराती है। जस्ट इसी के नीचे एक और नदी निकलती है, कहाँ से? जारी पहाड़ी की खाई से। और यह अपना जल पूर्वी यह एक नदी है यांगसी नदी, और यह क्या करती है? यांगसी, ये हमारी जो यांगसी
नदी है यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है और यह पूर्वी चीन सागर में जाकर अपना जल गिरा देती है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह अपना जल पूर्वी चीन सागर में गिराती है। ये बेहरी मोस्ट नदी है आपकी एशिया महाद्वीप में। जस्ट इसी के नीचे से एक और नदी निकलती है, लासा लासा गोंगमा स्प्रिंग की हाई। लासा गोंगमा स्प्रिंग की हाई का मतलब ये है कि ऐसा गर्म क्षेत्र जहाँ से जल अपने आप ऐसे निकलता है, ऊपर ऐसे 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 जल निकलता है, इसको लांगसोंग स्प्रिंग की हाई कहते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है मेकांग नदी। मेकांग नदी मेकांग नदी एशिया मेकांग नदी को आप एशिया की गंगा नदी भी कह सकते हैं और यह कई देशों को ट्रेवल करते हुए फाइनली अपना जल दक्षिण चीन सागर में गिराती है। कौन कौन से देश हैं? मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार और लाओस के बीच में सीमा भी बनाती है मेकांग नदी। एक नदी और यहीं से निकलती है आपकी, जिसका नाम है सालवेन नदी। ये म्यांमार लाओस के कुछ दूरी पर सीमा बनाती है और यह थाईलैंड होते हुए अपना जल अंडमान सागर में गिरा देती है। थाईलैंड होते हुए अपना जल अंडमान सागर में गिरा देती है। यांगसी नदी के किनारे शंघाई नगर बसा हुआ है। परीक्षा प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि यांगसी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, तो शंघाई नगर। अराकावा नदी के किनारे जापान की राजधानी टोक्यो नगर बसा। अराकावा नदी के पास जापान की राजधानी टोक्यो नगर बसा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। हांगुओ नदी को चीन की शोक नदी भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा चीन की शोक नदी किसे कहा जाता है, तो हवांगो हो को कहा जाता है। अब कुछ और नदी के फैक्ट्स हैं। टाइग्रिस नदी के किनारे बसे कुछ नगर। परीक्षा में नदियों के किनारे कुछ नगर पूछ लेते हैं तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ तुर्की से एक नदी निकलती है, टाइग्रिस नदी। इसको हम बड़े मैप में बात करेंगे। यहाँ पास आपका ये न्यू गिनी है। न्यू गिनी में क्या है? न्यू गिनी में पपुआन जनजाति पाई जाती है। पपुआन जनजाति, आइए आपको दिखाता हूँ पपुआन जनजाति। ये है पपुआन जनजाति, ये न्यू गिनी में पाई जाती है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। यहाँ की राजधानी पोर्टे मोरेस्बी है। केवल 60 लाख जनसंख्या वाला देश विविधताओं के देश के रूप में भी जाना जाता है। इतनी जनसंख्या में ही यहाँ लगभग 850 भाषाएं बोली जाती हैं और कई धार्मिक समुदाय यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 18% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। यह आपका जापान। जापान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? जापान में आइनू जनजाति पाई जाती है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा जापान में कौन सी जनजाति पाई जाती है। टॉपिक देगा आपको आइनू, बेद्दा, सहरिया, तो आपको टिक करना आइनू। आइए आइनू से परिचय कराते हैं आपका। यह आपकी आइनू जनजाति। आइनू जापानी जापान के उत्तरी भाग और रूस के सुदूर पूर्वी भाग में बसने वाली एक जनजाति है। यह होक्काइडो द्वीप, करियल द्वीप समूह और सखालिन द्वीप पर रहते हैं। समय के साथ इन्होंने जापानी लोगों से शादियां कर लीं और उनमें विस्तृत हो चुके थे। इस वजह से इनकी संख्या का सही अनुमान लगा पाना कठिन है, अंदाज़ा लगाया जाता है। सांस्कृतिक पारंपरिक आइनू की सांस्कृतिक जापानी लोगों की सांस्कृतिक से बहुत अलग थी। पुरुष एक आयु के होने के बाद कभी भी दाढ़ी नहीं काटते थे और औरतें और मर्द दोनों अपने बाल कंधों तक लंबे रखा करते थे। स्त्रियों में होठों के आसपास गुदवा कर यानी टैटू करके रंगने को श्रृंगार के रूप में माना जाता था। इसका रंग भुज की छाल जलाकर
मिली कालिक से बनाया जाता था। स्त्री और पुरुष एल्म के वृक्ष की अंदरूनी छाल के रेशों से बने बड़े बड़े लपेटने वाले चोंगे पहनते थे। यह जो तस्वीर है आपकी 1987-85 के आसपास की है। पहले वो लोग इस प्रकार से रहते थे, इनकी सांस्कृतिक थी। मलेशिया में शेमांग जनजाति पाई जाती है। शेमांग जनजाति, आइए इनसे ही परिचय करा देते हैं आपका, फिर टाइग्रिस नदी के बारे में बात करेंगे। यह शेमांग जनजाति, शेमांग मलेशिया में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से मलेशिया भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन के दौरान उत्तरी मलय प्रायद्वीप में रहने वाले ओरंग अलसी को सकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जनजाति विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति है। यह जो जनजाति है विश्व की खतरनाक जनजाति है। तो एशिया महाद्वीप की हमको सबको जनजातियों के बारे में ही जानकारी मिल गई। आइए अब टाइग्रिस नदी किनारे बसे नगर को देखते हैं बड़े मैप में। ये है आपका तुर्की, और ये है आपका सीरिया, और ये है आपका इराक। यहाँ से आपकी नदी निकलती है टाइग्रिस नदी, और फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दजला नदी, जिसे टाइग्रिस नदी भी कहते हैं, तुर्की के तोरोस पर्वत के दक्षिण पूर्व भाग से निकलकर तुर्की, सीरिया तथा इराक में दक्षिण पूर्व की ओर 1840 किलोमीटर तक बहने के पश्चात फुरात नदी में फुराना नामक स्थान पर मिलती है। इस संगम स्थल से ये दोनों नदियाँ शैतिल अरब नाम से 192 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बहकर फारस की खाड़ी में गिरती है। दजला नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रगामी है। अंततः इसे यहाँ केवल हल्की नावों द्वारा पार किया जाता है। इसके तट पर बसरा, बगदाद और मोसुल प्रमुख नगर बसा है। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी दो प्रमुख नदियां हैं जो मेसोपोटामिया को परिभाषित करती है। ये टॉपिक इसलिए बताया हूँ, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ प्राचीन का टॉपिक हिस्ट्री में, तो ये टाइग्रिस नदी आपको वहाँ काम पड़ेगी। इसलिए आपको यहाँ टॉपिक करा दिया गया, ताकि आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टाइग्रिस नदी कहाँ है, उसके अंदर कौन कौन से नगर बसे हैं, प्राचीन में क्या था, वर्तमान में क्या है, परिभाषित करती है। ऐतिहासिक क्षेत्र जो सभ्यता को पालने का हिस्सा है। टाइग्रिस पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी में जाता है। टाइग्रिस शब्द एक पुराने फारसी शब्द तिगरा से आया है, जिसकी उत्पत्ति सुमेरियन शब्द इरिगना से हुई है, जिसका अर्थ है तेज नदी। तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान के देश नदी के बेसिन को साझा करते हैं, जिसकी आबादी 23.4 मिलियन लोगों की है। तो ये हो गया आपका टाइग्रिस नदी के बारे में। टाइग्रिस नदी का इतिहास हो गया। इसकी किनारे नगर कौन से बसे हैं? बगदाद, मोसुल और बसरा। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा, मेन यही पूछेगा, वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी इसलिए दी है ताकि जब इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, तो वहाँ पर कुछ सहायता मिलेगी। इरावदी नदी और मेघना नदी के किनारे बसे नगर, ये हमारा चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी इरावदी नदी, और ये दोनों एक नदी और छोटी सी निकलती है, दोनों आपस में मिल जाती हैं। इसको तब कहा जाता है इसको इरावदी नदी। और इसके किनारे नगर बसा हुआ है रंगून। इस नदी के किनारे आपका रंगून नगर बसा है। और यहाँ से आपकी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये आती है गंगा नदी। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में टूटती है, और एक भाग टूट कर आती है आपकी यहाँ बांग्लादेश में जाती है, और एक पश्चिम बंगाल में। जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना। इसके बारे में मैं जब इंडियन ज्योग्राफी की नदी बताऊंगा तब विस्तृत में बताऊंगा। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। अभी यहाँ पास इसके किनारे एक नगर बसा हुआ है एशिया महाद्वीप में, इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ। कौन सा नगर है? मेघना नदी के किनारे, तो चटगांव। ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि चटगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मेघना नदी के किनारे। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को मैं आपको विस्तृत बताऊंगा जब भारत की नदियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तब इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी।
ये हमारा एशिया महाद्वीप, यहाँ से हमारी जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने देशों से होकर जाती है? तो सऊदी अरब, यूएपी, ओमान। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, इतने देशों से जो हमारी कर्क रेखा जाती है। आइए विषुवत रेखा की बात करते हैं। ये गई विषुवत रेखा। ये कहाँ कहाँ से किन किन देशों से जाती है? मलेशिया के समीप से गुजरती है, मालदीव के जस्ट नीचे से गुजरती है और इंडोनेशिया को क्रॉस करती है और कई द्वीपों से जाती है। सुमात्रा द्वीप, सिंगापुर, ब्रुनोई। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप ब्रुनोई है। इसमें 3 देशों का कब्जा, जो ब्रुनोई है इसमें 3 देशों का कब्जा। उत्तरी भाग मलेशिया का है, मतलब ये उत्तरी भाग जो है मलेशिया का है, दक्षिणी भाग इंडोनेशिया का है यहाँ ये, और पूर्वी भाग ब्रुनोई का है। इसमें 3 देशों का हिस्सा है बोर्नियो में, द्वीप में। ये इंडोनेशिया, ब्रुनोई, एशिया की कौन सी राजधानी सबसे नज़दीक है? मतलब एशिया की कौन सी राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है? यही तो बच्चे गलती करते हैं। एक तो आप लोग टिक करेंगे मालदीव की राजधानी है, या तो फिर आप टिक करेंगे सुमात्रा यानी इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया को तो काटते हुए जाती है, इसलिए आप लोग टिक कर। लेकिन इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जावा द्वीप में है। तो परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है। तो एशिया की कौन सी राजधानी सबसे नज़दीक है? तो सिंगापुर की राजधानी जो है विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है। यह आपका सही आंसर होगा। आप इंडोनेशिया की राजधानी टिक ना कर दीजिएगा, मालदीव की टिक ना करिएगा। ये पूरा आपको विजुलाइज में दिखा रहा हूँ, ये सिंगापुर है, इसकी राजधानी विषुवत रेखा सबसे नज़दीक है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। एशिया का सबसे पश्चिमी देश तुर्की। एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा। एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया। एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? साइकस द्वीप की राजधानी। ये आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। ये भी डाउट वाला प्रश्न है। सबसे पश्चिमी देश कौन सा है? तुर्की। तो आप लोग तुर्की की राजधानी लगा देंगे, लेकिन नहीं। एशिया का सबसे पश्चिमी राजधानी साइकस द्वीप कहाँ है? भूमध्य सागर में है। उसी की राजधानी सबसे पश्चिमी राजधानी होगी कहाँ की? एशिया की। ये आपके लिए आंसर है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं साइकस द्वीप की राजधानी क्या है। ये भूमध्य सागर के पास आपके साइकस द्वीप है। न्यू गिनी भी 2 भागों में बटा है। पश्चिमी भाग इंडोनेशिया और पूर्वी भाग पापुआ न्यू गिनी। अब एशिया के हम पर्वतों के बारे में बात करेंगे। ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप। यहाँ आपका एक पर्वत है फ्यूजियामा पर्वत, जापान का सबसे बड़ा पर्वत, और यह ज्वालामुखी पर्वत है। एक और पर्वत है आपका स्टालिन पर्वत, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एक और पर्वत है आपका पश्चिमी चीन में ध्यान शान, चीन का सर्वप्रमुख पर्वत है। एक और पर्वत है आपका चीन में, पूर्वी चीन में फैनसीपन पर्वत, हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत है। एशिया के पर्वत, ये हमारा एशिया, ये है इंडोनेशिया,
यहाँ आपका एक पर्वत है इंडोनेशिया में, माउंट बामा, इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा आपसे इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है तो माउंट बामा। आइए आगे चलते हैं अपन। तेनसांग बाई पर्वत थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। तेनसांग बाई पर्वत थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत ये है आपका थाईलैंड। यहाँ सारामती शिखर म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो सारामती शिखर, ये आपका म्यांमार। कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी इराक, इराक कहाँ है, ये आपका इराक। इराक के पर्वत का क्या नाम है, कुर्दिस्तान पर्वत। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसको जब हम इंडियन ज्योग्राफी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे तब हम इसको हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। यहाँ आपका हिमालय पर्वत आता है इस क्षेत्र में। इसको हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं हिमालय की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अब हम एशिया के 6 बड़े द्वीप के बारे में बात करेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा। सबसे बड़ा बोर्नियो, फिर सुमात्रा इंडोनेशिया में है, होन्शु जापान में है, सेलिविज, जावा, लुनोज फिलीपींस में है। तो ये एशिया के 6 बड़े द्वीप हो गए। यहाँ से परीक्षा प्रश्न आपका पूछ लेगा। अब एशिया महाद्वीप के हम कुछ घास के बारे में बात करेंगे। एशिया में कौन सी घास पाई जाती है, तो यहाँ एक घास पाई जाती है आपकी स्टेपीज घास। ये कहाँ पाई जाती है, यूरेशिया में। रूस 2 भागों में, एक एशिया में है और यूरोप में भी है। ये वहीं दोनों के बीच में पाई जाती, दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसे यूरेशिया कहते हैं। कौन सी घास, स्टेपीज घास। एक और घास पाई जाती है आपकी मंचूरिया घास है, तो याद ही कर लेंगे आप। मंचूरिया खाते हैं आप लोग, बाजार में बिकती है। कहाँ है, चीन में है। और जो ऊपरी क्षेत्र में घास पाई जाती है इस क्षेत्र में, इसको कहते हैं टुंड्रा। टुंड्रा मतलब जितने भी ठंड प्रदेश, रूस का भी जो उत्तरी हिस्सा है जहाँ बर्फ़ जमी रहती है वहाँ का घास कुछ निकल आती है, तो उसको हम लोग टुंड्रा कहते हैं, टुंड्रा घास। अब ये घास शीतोष्ण है कि उष्णकटिबंधीय है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो कर्क रेखा अपनी यहाँ से जाती है भारत से, और यहीं से अपनी जाती है इंडोनेशिया 0 डिग्री विषुवत रेखा। मैं आपको बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी घासें आएंगी वह उष्णकटिबंधीय होंगी। और क्यों उष्णकटिबंधीय होगी, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हमारा सूर्य घूमता रहता है, तो यहाँ का क्षेत्र काफ़ी गर्म रहता है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय घास होती हैं। और कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र ठंडा होता है और मकर रेखा के नीचे का क्षेत्र ठंडा होता है। इसलिए कौन सी घास हो गई, तो ये घास हो गई शीतोष्ण घास। स्टेपीज, मंचूरिया, टुंड्रा सारी की सारी शीतोष्ण कटिबंधीय घास हैं। आइए आगे बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप एवं इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो अब हम अरब का प्रायद्वीप, यहाँ आपका अरब का प्रायद्वीप है, और दक्कन का प्रायद्वीप यहाँ भारत में है जो त्रिभुजाकार का है, और इंडो चीन का प्रायद्वीप तो यहाँ पास आपका इंडो चीन का प्रायद्वीप है। ये आपको मैप में याद रखना है। परीक्षा प्रश्न पूछ लेगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा, तो अरब का प्रायद्वीप। आइए आगे बात करते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ये आपका मोस्ट टॉपिक है, ये पूछ सकता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको भी पूछ सकता है। ये कहाँ है, नेपाल में। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। मध्य एशिया के क्षेत्र में फैला हुआ तिब्बत का पठार। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। पामीर यहाँ आपका फैला हुआ है।
यहाँ पमीर आपका फैला हुआ है इस क्षेत्र में। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्हें एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया गया। वे 1830 से 1840 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता है। इसमें कुछ नहीं आपको याद रखना है, खाली आपको ये याद रखना है भारत सर जॉर्ज एवरेस्ट जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के बारे में पता लगाया, बस इतना ही याद करना है इसमें। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर, मेरा थोड़ा लिखने में डाउट होगा, 86 डिग्री 55 40 पूर्व अक्षांश, 27 डिग्री 59 16 उत्तरी पर्वतमाला के आसपास में विभिन्न स्थलों के औसत तापमान द्वारा 1954 ई में माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर आंकी गई। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 इको एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की। यहाँ कुछ नहीं करना है, इसमें खाली आपको सर जॉर्ज एवरेस्ट को याद रखना है, 8,850 मीटर याद रखना है, और माउंट एवरेस्ट है कहाँ, नेपाल में। बस इसको इतना याद रखना है, ये सब याद नहीं रखना है, आपको बता दिया हूँ। आइए आगे बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागर माथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सबसे पहले एमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरगे 1953 ई में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 में अमेरिकी अभियान दल के साथ एवं दूसरी बार 20 मई 1965 में भारतीय अभियान दल के साथ। नोवांग गोम्बू तेनजिंग नोरगे के भतीजे हैं। जिम व्हिटलर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। जोको तवाई जापान की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी और 1975 ई में। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जो 1984 ई में एवरेस्ट शिखर पर पहुंची थी। तो ये आपको टॉपिक याद रखना है। जिम व्हिटलर अमेरिका के थे, अमेरिकी है जो 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। जुको तवाई जापान की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर 1975 में चढ़ी। जुको तवाई। और भारत की बछेंद्री पाल भारतीय महिला है जो 1984 एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी। ये तीनों टॉपिक आप याद रखिएगा। विश्व में कौन गया, अपने इंडिया में कौन गया, अमेरिका से कौन गया, एशिया महाद्वीप से कौन गया। आइए आगे बात करते हैं अपन। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अप्पा शेरपा नेपाल की सर्वाधिक 21 बार मई 2011 में एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। अप्पा शेरपा अपने चौथे प्रयास में पहली बार मई 1990 ई में न्यूजीलैंड के रॉब हॉल के नेतृत्व में एवरेस्ट पर पहुंचने पर सफल हुए थे। ये कुछ इनके बारे में थ्योरी हो गई। आइए आगे बात करते हैं हम। ये रहा हमारा विश्व का महाद्वीप। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, सब मई में ही क्यों गए माउंट एवरेस्ट का सफ़र तय करने। मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा विश्व का महाद्वीप है।
ये यहाँ से हमारी जाती है आपकी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। क्या होता है कि सूर्य यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, सूर्य यहाँ मई जून में कर्क रेखा पर रहता है। तो यहाँ का जो तापमान है नॉर्मल रहता है, इसलिए पहाड़ पर जाया जा सकता है, माउंट एवरेस्ट पर। और जब सूर्य दिसंबर के माह में यह मकर रेखा पर होता है, तो दिसंबर के माह में ऑलरेडी ठंडी पड़ती है, और जब ठंड पड़ती है तो इसका मतलब हिमालय में बर्फ़ में कौन चढ़ेगा। इसीलिए एक लॉजिक है, जितने भी गए हैं सब मई में ही गए हैं। तो आपको ध्यान रखना, वहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव डाउट नहीं होगा। क्यों मई में क्या होता है, सूर्य हमारा कर्क रेखा पर होता है, वातावरण मानसून ठीक रहता है, इसलिए पहाड़ पे जाना उचित होता है। और जब सूर्य या दिसंबर में मकर रेखा पर रहता है तो वहाँ वैसे भी ठंड पड़ती है और हिमालय में बर्फ़ जम जाती है। तो इस कारण से लोग बाग ज़्यादा मई में गए हैं, यही कारण है। तो यहीं पास वीडियो आपकी समाप्त हुई। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको एशिया से संबंधित और कुछ संपूर्ण जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।